छात्रों, एक्सलेंट आईएएस एकेडमी के राज व्यवस्था के क्लास में आपका एक बार पुनः मैं अजीत कुमार सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन करेंगे। फंडामेंटल राइट जो कि हमारे संविधान का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग है, भाग 3, जिसमें इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। परीक्षा में मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा हो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो या सामान्य परीक्षाएं हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं में मूल अधिकारों से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के व्याख्यान में हम मूल अधिकारों के अर्थ, मूल अधिकारों के स्रोत और मूल अधिकारों और अन्य अधिकारों में क्या अंतर है और इसके साथ ही साथ मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इनका अध्ययन करेंगे। एक ही लेक्चर में इतने बड़े अध्याय को समेटना संभव नहीं होगा क्योंकि बहुत विस्तृत वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए आज हम इतने पहलुओं को हम देखेंगे। तो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, आप सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट का हमारे संविधान के पार्ट 3 में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। सबसे पहली बात यह है कि मौलिक अधिकार क्या हैं, फंडामेंटल राइट क्या है। तो मौलिक अधिकारों का अर्थ, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिन अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। अर्थात फंडामेंटल राइट्स आर इंडिस्पेंसेबल राइट्स फॉर द ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ एनी इंडिविजुअल। यही कारण है कि इन अधिकारों को इतना अधिक महत्व दिया जाता है और हमारे संविधान निर्माताओं ने इनको महत्व देते हुए संविधान के प्रारंभिक भागों के ही अंतर्गत भाग 3 में और बहुत ही विस्तृत रूप में इनका प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो सभी अधिकारों में मूलभूत है। बहुत प्रकार के अधिकार होते हैं, चाहे हम मानवाधिकारों की बात करें या हम संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें या हम लीगल राइट्स या वैधानिक अधिकारों की बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें। इन सभी अधिकारों में फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल हैं, अर्थात मूलभूत हैं। सभी अधिकारों का जो सार है, जो निचोड़ है, वह मौलिक अधिकारों में निहित होता है। हमारे देश में जो मौलिक अधिकार अपनाए गए, इनका स्रोत क्या है, कहाँ से ये मौलिक अधिकार आए हैं। तो ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान में सबसे पहले उल्लिखित हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना आधुनिक समय का लिखित संविधान वाला देश है। वहाँ पर वहाँ के संविधानों में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 1789 में लागू हुआ था, लेकिन अमेरिका में इन मौलिक अधिकारों को वहाँ के संविधान में प्रारंभ से ही नहीं अपनाया गया था, बल्कि संविधान के लागू होने के बाद विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से उसको अपनाया गया था।
दूसरी ओर हमारे देश भारत में प्रारंभ से ही ये जो पार्ट 3 है संविधान का, जिसका शीर्षक ही है फंडामेंटल राइट, तो प्रारंभ से ही पार्ट 3 है और इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया है। ये अंतर है अमेरिका और भारत के संदर्भ में। यदि हम आंतरिक स्रोतों की बात करें मौलिक अधिकारों के, तो भारत के संदर्भ में भारत के भीतर सबसे पहले ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सन 1928 में जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। कब? तो 1928 में। हमारी आज़ादी की सारी लड़ाई हमें कुछ निश्चित अधिकार प्राप्त करने के लिए ही लड़ी गई थी, इसलिए स्वाभाविक था कि आज़ादी के पहले भी इस प्रकार के अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत पेश किए गए, और संविधान आज़ादी के बाद जब संविधान निर्मित होना शुरू हुआ तो उसमें भी मूल अधिकारों को इतने महत्वपूर्ण रूप से रखा गया, और संविधान सभा ने अलग से एक समिति मौलिक अधिकारों के संबंध में बनाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और उसके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर ही ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया। अब अगली बात मूल अधिकारों के संबंध में क्या है, तो मूल अधिकार, ये मूल अधिकार और अन्य अधिकारों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले मूल अधिकार और मानवाधिकार। मानवाधिकार एक सर्वाधिक व्यापक अवधारणा है अधिकारों की। ये मनुष्य मात्र के अधिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया था। ये अधिकार दुनिया में हर जगह सभ्य समाज के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं। इसके पीछे विश्व जनमत का बल है। सभ्य समाज की ये पहचान है कि उस समाज के अंतर्गत मनुष्यों के मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जिनको देने की बात ही नहीं है, बल्कि मनुष्य होने के नाते जन्मजात रूप में ये अधिकार हमें प्राप्त हैं। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इन अधिकारों को नहीं छीना जाना चाहिए। संविधान में इनका उल्लेख हो चाहे न हो, किसी कानून के तहत इनको संरक्षण प्रदान किया गया हो चाहे न किया गया हो, लेकिन ये अधिकार मनुष्य होने के नाते हमें प्राप्त हैं या प्राप्त होने चाहिए। यही कारण है कि दुनिया के किसी भी देश में कहीं पर भी इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो दुनिया के सारे देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, संगठन उस देश की इस बात के लिए, मानवाधिकारों का हनन करने के लिए उसकी आलोचना करने लगते हैं या उसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाने की मांग भी करने लगते हैं। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, प्राकृतिक न्याय का अधिकार, ये सब मानवाधिकार हैं। एक सभ्य समाज में सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए जितने भी प्रकारों की अधिकारों की आवश्यकता होती है, उन सभी का समाहित रूप मानवाधिकार है। मौलिक अधिकार मानवाधिकारों से कैसे अलग हैं या इनमें क्या संबंध है, तो मानवाधिकारों में से ही कुछ विशिष्ट
अधिकारों को, या कहा जाए कि मानवाधिकारों के अंतर्गत जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं, उन अधिकारों को किसी देश के द्वारा अपने संविधान में यदि मौलिक अधिकार के रूप में अपना लिया जाता है तो वही मानवाधिकार मौलिक अधिकार कहलाने लगते हैं और इनको संविधान के माध्यम से, उस देश की न्यायिक प्रणाली के माध्यम से मूल अधिकार के रूप में विशेष संरक्षण भी प्राप्त हो जाता है। जैसा कि हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए ये मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से विशेष रूप से अनुच्छेद 32 के तहत संरक्षित हैं। अब यदि हम अधिकारों की अन्य अवधारणा को देखें तो मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या डिफरेंस है? तो बहुत सरल भाषा में हम कहें तो संविधान में कहीं पर भी किसी विभाग के अंतर्गत यदि किसी अधिकार का प्रावधान किया गया है तो वो अधिकार संवैधानिक अधिकार कहलाएगा। जैसे कि हमारे संविधान में राइट टू वोट का प्रावधान किया गया है, मताधिकार का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को बिना जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के भेदभाव के मत देने का अधिकार प्राप्त होगा, अनुच्छेद 325, 326 के अंतर्गत। तो वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हालांकि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत उसे वैधानिक अधिकार की भी संज्ञा दी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि मूल अधिकारों का भी तो संविधान में उल्लेख है, तो फिर मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार में क्या अंतर हुआ? दोनों का ही संविधान में उल्लेख है। तो अंतर ये है कि जब किसी अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में, जिसका शीर्षक ही है मूल अधिकार, तो भाग 3 में यदि उसका उल्लेख किया गया है तब वो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट कहलाएगा। और यदि भाग 3 के अतिरिक्त हमारे संविधान के जितने भी भाग हैं उनमें कहीं पर भी यदि किसी अधिकार का उल्लेख किया गया है तो वो संवैधानिक अधिकार तो कहलाएगा लेकिन मूल अधिकार नहीं कहलाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल अधिकारों सहित संविधान में दिए गए सभी अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन सभी संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार नहीं है। केवल वही संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार हैं जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के रूप में किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकारों में। एक और बात है कि मूल अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत विशिष्ट संरक्षण प्राप्त है। संवैधानिक अधिकारों को 32 के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, बल्कि सामान्य न्यायिक और विधिक प्रक्रिया के तहत संवैधानिक अधिकारों को संरक्षण प्राप्त होगा। अब अधिकारों के संबंध में यदि मौलिक अधिकारों से तुलना करते हुए हम देखें तो एक अधिकार और बचता है, वो अधिकार है वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार अर्थात लीगल राइट। लीगल राइट जिसको कि हिंदी में विधिक अधिकार भी कह सकते हैं या कहा जाता है। यदि किसी विधि के माध्यम से, संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि अर्थात अधिनियम के माध्यम से
यदि हमें कोई अधिकार प्राप्त होते हैं, अधिकार मिले हुए हैं, तो उन अधिकारों को हम विधिक अधिकार की संज्ञा देते हैं, उनको हम लीगल राइट कहते हैं। अब विधिक अधिकार या वैधानिक अधिकारों को संरक्षण सीधे सीधे अनुच्छेद 32 के माध्यम से प्राप्त नहीं होगा। इनको भी संरक्षण सामान्य न्यायिक प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होगा। इनके अवहेलना की स्थिति में इन अधिकारों को जिस अधिनियम के द्वारा दिया गया है उसमें इनके संरक्षण का जो प्रावधान किया गया होगा उसके तहत ही हमें संरक्षण प्राप्त होगा, जबकि मूल अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत हमें संरक्षण प्राप्त होगा। इसी प्रकार से विधिक अधिकारों में कोई संशोधन करना है, बदलाव करना है या इन्हें समाप्त करना है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल उस अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता होगी जिस अधिनियम के माध्यम से इन वैधानिक अधिकारों को प्रदान किया गया है, विधिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। जबकि मूल अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन करना है या समाप्त किया जाना है तो ये बिना संविधान में संशोधन किए संभव नहीं होगा। अतः उसके लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अनुगमन करना होगा। तो ये हुआ मूल अधिकार और विभिन्न अधिकारों के बीच में अंतर। अब मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं तो इसलिए कि इनकी अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं इन अधिकारों की, और इसकी बदौलत ये अधिकार अन्य अधिकारों से अलग हो जाते हैं। वे विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहली बात अभी आपको जैसा मैंने बताया भी कि ये अधिकार संविधान में वर्णित अधिकार होते हैं। किसी भी देश में होंगे, चाहे भारत में है या अमेरिका में है, यदि मूल अधिकार हैं तो निश्चित रूप से संविधान में उनका वर्णन होना चाहिए। संविधान में ये अधिकार वर्णित हैं। हमारे देश में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के तहत इन अधिकारों का वर्णन किया गया है। दूसरी विशेषता इनकी क्या है कि इनको विशेष संरक्षण प्राप्त होगा, स्पेशल सेफगार्ड प्राप्त होगा, विशेष संरक्षण प्राप्त होगा। जैसा अभी बताया गया कि मूल अधिकार को संरक्षण देने का प्रावधान भी एक अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत है, वह स्वयं में एक मूल अधिकार है और उसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का गार्जियन बनाया गया है। इनके उल्लंघन की स्थिति में सीधे हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तीसरी बात कि ये जो मौलिक अधिकार हैं ये सकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव, नकारात्मक, दोनों ही प्रकृति के हैं। यहां पॉजिटिव निगेटिव नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? तो वे अधिकार जो कि नागरिकों के हक में राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं, राज्य के द्वारा वैसा करने पर ही नागरिकों को वे अधिकार व्यवहारिक रूप में उपलब्ध होंगे, तो वे सकारात्मक प्रकृति के मौलिक अधिकार कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 21 को 21A के अंतर्गत
अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो राज्य के द्वारा कानून बना करके इस अधिकार को व्यवहारिक रूप में उपलब्ध कराया जाना है, इसलिए सकारात्मक प्रकृति का अधिकार है। दूसरी ओर नकारात्मक प्रकृति का अधिकार जो राज्य के ऊपर कुछ सीमाएं आरोपित करते हैं ताकि व्यक्ति राज्य के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रह करके अपने अधिकारों का उपभोग करे। राज्य को कुछ खास तरह के कानूनों को बनाने से वर्जित करते हैं, जैसे समता का अधिकार है, विधि के समक्ष समता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण हो या विधि के समक्ष समता का अधिकार हो। तो इसके तहत यह भी है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि व्यक्तियों में भेदभाव करता हो, बशर्ते कि उस भेदभाव का कोई उचित आधार हो। यदि भेदभाव का कोई लॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल आधार है तब तो ठीक है, अन्यथा भेदभाव करने वाला कानून नहीं बनाया जा सकता। राज्य के विधिक शक्ति के ऊपर ये लगाया गया प्रतिबंध है मूल अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 14 के तहत, तो वह नकारात्मक प्रकृति का अधिकार कहलाएगा। ऐसे बहुत से अधिकार हैं। इसी तरह से यदि हम देखें तो मूल अधिकार अन्य विशेषताओं से भी युक्त हैं, जैसे कि ये जो मूल अधिकार हैं ये असीमित नहीं हैं, अर्थात ये जो अधिकार हैं वे युक्त प्रतिबंधों के अधीन हैं। युक्त प्रतिबंधों के अधीन। Under the reasonable restrictions, and those restrictions are mentioned in those articles under which fundamental rights have been provided. उदाहरण के तौर पर हमें स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है, तो यह असीमित अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 के ही विभिन्न खंडों में, जैसे 19(2), 19(3), 19(4)(5) इत्यादि के अंतर्गत, चाहे हमारा भ्रमण करने की स्वतंत्रता हो, चाहे निवास करने की स्वतंत्रता हो, चाहे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हो, उन सभी पर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ताकि व्यवहारिक रूप से हम इन अधिकारों का उपभोग कर सकें और ये युक्त प्रतिबंध संसद के द्वारा कानून बना करके लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगली विशेषता इन अधिकारों की ये है कि ये मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार तो ऐसे हैं जो कि भारत भूमि के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हैं, चाहे वो देश का नागरिक हो या कोई विदेशी हो, लेकिन सभी मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो मौलिक अधिकार हैं ये किसको प्राप्त हैं? तो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ओनली इंडियन सिटीजन्स, केवल भारतीय नागरिकों के ही ये अधिकार हैं। इस प्रकार से 15, 16, 19, 29, 30 के सिवाय अन्य जो भी हमारे अधिकार हैं वो तो सभी के लिए हैं, लेकिन ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं। इसी प्रकार से
ये सभी को, भारत के नागरिकों के अंतर्गत भी सभी को ये अधिकार समान रूप से उपलब्ध नहीं है। जैसे अर्ध सैनिक बलों, पारामिलिट्री फोर्सेज या सैन्य बल, मिलिट्री फोर्सेज में काम करने वाले जो सैनिक हैं, उनके संबंध में ये मूल अधिकार संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत सीमित और संशोधित रूप में लागू होंगे। उनके लिए इन मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। या इसी प्रकार से कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर कि मार्शल लॉ अर्थात सेना का कानून या सैन्य विधि लागू है, जैसे स्पेशल आर्म फोर्सेज एक्ट कभी कभार जैसे जम्मू कश्मीर में या पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू होता है, तो वहाँ पर भी ये मूल अधिकार सामान्य लोगों और सामान्य क्षेत्रों की तरह से अपने पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि वे सीमित रूप में ही उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार से मूल अधिकारों के संबंध में एक और विशेषता है कि ये जो मूल अधिकार हैं, ये मूल अधिकार स्थगित और निलंबित भी किए जा सकते हैं। निलंबन और स्थगन। जब कभी भी आपातकाल लागू होगा तो उस स्थिति में फंडामेंटल राइट को अनुच्छेद 358 के अंतर्गत और 359 के अंतर्गत निलंबित व स्थगित किया जा सकता है। उसकी क्या प्रक्रिया होगी, किनको निलंबित किनको स्थगित किया जाएगा, वो अलग से हम उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि इनको आपातकाल के दौरान इमरजेंसी में निलंबित व स्थगित भी किया जा सकता है। मूल अधिकारों की एक और विशेषता है कि मूल अधिकारों में संशोधन संविधान संशोधन के माध्यम से ही संभव है। संविधान संशोधन जिसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है, केवल संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में कोई भी संशोधन किया जा सकता है। इस पर भी सर्वोच्च न्यायालय और संसद के बीच एक काफ़ी लंबा टसल चला 1967 से लेकर के और 1980 तक। आज की स्थिति यही है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है और वह संशोधन उस सीमा तक हो सकता है जिस सीमा तक की सर्वोच्च न्यायालय की राय में वह संविधान के मूलभूत सिद्धांतों या मूलभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, उल्लंघन न करता हो। संसद सामान्य विधायी प्रक्रिया से अन्य अधिकारों की तरह से मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती। एक और बात है इनकी विशेषता के रूप में कि ये जो मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों के बारे में यदि कोई कानून बनाना होगा तो कौन कानून बनाएगा? तो स्पष्ट किया गया है कि मूल अधिकारों के संबंध में कानून बनाने की जो शक्ति होगी वह केवल संसद को प्राप्त होगी। क्या इसका अर्थ है? स्वाभाविक है कि कानून तो संसद ही बनाती है, फिर ये प्रावधान करने का क्या मतलब है? तो कानून बनाने की शक्तियां संसद के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल को भी होती है। तो
मौलिक अधिकारों के संबंध में यदि कोई भी कानून बनाना है, चाहे युक्त प्रतिबंधों के रूप में, चाहे उनको लागू करने के संबंध में, तो वे कानून राज्य विधानमंडल नहीं बना सकते, केवल संसद ही उन कानूनों को बना सकती है। अन्य कोई भी संस्था उन कानूनों को नहीं बना सकती। और सबसे आखिर में मूल अधिकारों की विशेषता के रूप में क्या है कि मूल अधिकार केवल उतने ही नहीं हैं जितने कि संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में लिखे हुए हैं, बल्कि मूल अधिकारों के अंतर्गत और भी बहुत से अधिकार जुड़ चुके हैं। आज भी संविधान में लिखित रूप में नहीं है, लेकिन संविधान के जो विभिन्न प्रावधान हैं, जैसे चाहे अनुच्छेद, विशेष रूप से अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, राइट टू फ्रीडम और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये दो अधिकार अत्यंत ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और दूसरा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये दोनों ही अधिकार की सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही व्यापक व्याख्या की और उन व्याख्याओं के माध्यम से बहुत से अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने जोड़ दिया है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार में केवल जीवन का अधिकार नहीं, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। तो गरिमापूर्ण जीवन के लिए वो सारी परिस्थितियां जो आवश्यक हैं वो सब मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल हो जाएगी। या इसी तरह से विचार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता है, तो विचार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता में लिखित रूप से तो आज भी नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत फ्रीडम ऑफ प्रेस भी शामिल है, प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो लगातार सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी व्याख्या करते हुए मौलिक अधिकारों के दायरे को और अधिक विस्तृत किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही से कहा है कि हमारा जो संविधान है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज है, ये कोई जड़ या स्थिर कोई दस्तावेज या पुस्तक नहीं है। समय के साथ इसका क्रमिक रूप से परिस्थितियों के अनुसार विकास होता रहता है, इसलिए इनके अर्थ का भी विस्तार होता रहता है। उसके अर्थ का विस्तार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इनको इस रूप में विस्तृत किया है। तो ये हमारे मौलिक अधिकारों की विशेषताएं हैं। अब मौलिक अधिकार में संशोधन की क्या स्थिति है? मूल अधिकारों में संशोधन, परीक्षा में यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सन 1967 से पहले की स्थिति, प्री 1967 स्टेटस, दूसरा 1967 से लेकर के 1971 के बीच की स्थिति, तीसरा 19
1971 से लेकर के और 1973 के बीच की स्थिति, और चौथा 1973 से लेकर के 1976 के बीच की स्थिति, और पांचवा 1976 टू 1980 के बीच की स्थिति, और 1980 से अब तक की स्थिति। लंबी कहानी है, लेकिन आपके लिए संक्षेप में 1967 के पहले जब कभी भी ये प्रश्न आया न्यायालय के समक्ष कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का यही रुख रहा कि मूल अधिकारों में संशोधन ठीक वैसे ही हो सकता है जैसे संविधान के अन्य भागों में हो सकता है। 1967 में एक केस आया गोलकनाथ, बनाम पंजाब राज्य का केस, स्टेट ऑफ पंजाब। इस गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967, जो कि एक बहुत ही डिसाइडिंग केस है हमारे संविधान को दिशा देने में और मूल अधिकारों को के संबंध में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों और मान्यताओं को खंडित करते हुए कह दिया कि मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि आर्टिकल 368 के प्रावधानों का इस्तेमाल करके भी मूल अधिकारों में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। अब 1971 तक ये स्थिति बनी रही। सन 1971 में संविधान का संशोधन हुआ और संविधान का संशोधन करके 24वां संविधान संशोधन, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 किया गया, और इसमें संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्रदान कर दी गई। इस प्रकार से गोलकनाथ केस के डिसीजन के प्रभाव को समाप्त किया गया और स्पष्ट हो गया कि मूल अधिकारों में भी संसद संशोधन कर सकती है। इस 24वें संविधान संशोधन को फिर से चैलेंज किया गया और यह चैलेंज 1973 में किया गया। 1973 में इसी समय एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला आया, केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, केरल राज्य, 1973। इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 24वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता पर विचार करते हुए कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन वह संशोधन की शक्ति
असीमित नहीं हो सकती। क्यों? तो उसने कहा कि हमारे संविधान के कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत या तत्व हैं जिनके ऊपर कि हमारा पूरा संविधान आधारित है, उनमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता, जिसको कहा गया प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। तो संविधान के इस मूलभूत ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन 1973 में केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, और इसके आधार पर स्पष्ट ये हुआ कि मूल अधिकारों में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन उसी सीमा तक जहां तक कि वो संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन न करता हो। यदि सर्वोच्च न्यायालय की राय में कोई मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान संविधान के मूलभूत ढांचे या मूलभूत सिद्धांत की श्रेणी में आता है, तो संसद उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। ये स्थिति बनी रही 76 तक। अब 76 में फिर से केशवानंद भारती के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को समाप्त करने के उद्देश्य से संसद ने कदम उठाया और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 42वां संशोधन। और इस 42वें संशोधन 1976 के द्वारा ये कह दिया गया कि संसद द्वारा किए गए किसी भी संविधान संशोधन पर न्यायपालिका में किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। अर्थात संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर कर दिया गया, और यह भी कह दिया गया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी। तो स्पष्ट हो गया कि फिर से एक बार मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के प्रभाव को समाप्त करते हुए संसद को संविधान में संशोधन की असीमित शक्ति दे दी गई। इस प्रकार से मूल अधिकारों में भी किसी प्रकार से संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त हो गई। लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि 1980 में फिर से एक केस आया, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या भारत संघ का केस 1980 में। तो मिनर्वा मिल का ये जो केस है, इस मिनर्वा मिल के केस में फिर से पहले वाली स्थिति को प्रिवेल किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 368 में जो क्लास जोड़े गए, क्लास 4(5), वो संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है न्यायपालिका की, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसलिए संविधान में संशोधन करके भी उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, जबकि 42वें संशोधन द्वारा इसे समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसलिए आर्टिकल 368 का क्लास 4 और क्लास 5 नल एंड वाइड होगा, शून्य होगा और अविधिमान्य होगा। उसे न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980 के केस में। इस प्रकार से इस जजमेंट के माध्यम से फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वही स्थिति बहाल कर दी जो कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में स्थापित किया था सर्वोच्च न्यायालय ने। तो आज की स्थिति यही है कि मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन संसद चाहे तो कर सकती है, यहाँ तक कि किसी मूल अधिकार को समाप्त भी कर सकती है, उसको सीमित भी कर सकती है, या कोई नया मूल अधिकार जोड़ भी सकती है, बशर्ते कि सर्वोच्च न्यायालय की राय में संसद के द्वारा ऐसा किया जाना संविधान के मूलभूत ढांचे या मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला न हो। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में
मूल अधिकारों के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, राज्य शब्द का अर्थ क्या है और मूल अधिकारों से असंगत विधियां यदि होंगी तो उनकी क्या स्थिति होगी, और तत्पश्चात अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 के बीच में दिए गए जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं उनका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे।